बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लाइव सेशन है उसकी कुछ आपको इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा। थोड़ा-सा और इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं बेसिकली। हमारा जो आज का सेशन है वो नम्स के जो साइकोलॉजिकल पोर्शन पे है और हमारा जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो उसमें जो है हमारे पास 50 क्वेश्चन्स होते हैं जो कि हमने 15 मिनट्स में करने होते हैं और इसकी जो ओवरऑल वेटेज है वो हमारे ओवरऑल टेस्ट की 5% है। तो ये एक बड़ा अहम जो है वो पार्ट है आपके टेस्ट का और 15 नंबर का एक बड़ा पोर्शन है, जिसकी बेस पे ऑब्वियसली जो है वो एक-एक नंबर चूँकि काउंट कर रहा होता है, तो ये डिसाइसिव नंबर है। और साइकोलॉजिकल पोर्शन जिस तरह से आमतौर पर समझा जाता है, कोई बहुत मुश्किल पोर्शन नहीं है। ये रिलेटिवली आसान है। इसमें सिर्फ़ हमें चूँकि इसका एक्सपोज़र नहीं होता है, इसकी हाव-भाव कम है, तो हम समझते हैं कि शायद ये कोई आउट ऑफ़ द वे चीज़ है या कोई अजीब चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि पता नहीं उन्होंने क्या ऐसी हमारे ऊपर लाद देनी है जो कि हमें समझ ही नहीं आएगी और वो हम जो है ना उसको नहीं क्रैक कर पाएँगे। साइकोलॉजी जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन माइंड का और बिहेवियर का नॉलेज है और कोई भी जो किसी भी जगह के लिए, जॉब के लिए, किसी भी एजुकेशन के लिए जब हम क्वालिफ़ाई कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए एक पर्सन में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, उसकी नेचर कैसी हो, उसमें किस तरह के ख़ुसूसियात, ट्रेट्स, औसाफ पाए जाएँ, बेसिकली आपका जो नाम्स का साइकोलॉजिकल पोर्शन है, वो इसी चीज़ को मेज़र कर रहा होता है। इसमें डिफरेंट वो एस्पेक्ट देखते हैं जिसमें आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जिसमें आपका आपका इंट्रोवर्ट होना, आपका एक्सट्रोवर्ट होना, आपका सोशल होना। फिर इसके अलावा और बहुत सारे पॉज़िटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनको वो मेज़र कर रहे होते हैं। आप कितने सोशल हैं, आप कितने टीम में कैसे काम कर सकते हैं, क्या आप एक जो है जब एक एक सर्टेन जगह पर ऑब्वियसली आपको प्लेस किया जाएगा, आपकी तालीम के बाद इंसानी जानों से आप लोग जो हैं वो उनको डील कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स कि आपको उन सारी चीज़ों पर जो है वो मेज़र किया जाए, परखा जाए कि आपके अंदर वो बुनियादी इंसानी औसाफ हैं या नहीं हैं। तो यही बेसिकली साइकोलॉजी में हम देखते हैं और यही साइकोलॉजी का मकसद भी है और यही आपके नर्व्स के जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है उसी का उसका मकसद भी है। तो इसमें आपका चूँकि ये टाइम स्केल होता है, इसमें टाइम आपको जो है एक फिक्स्ड होता है टाइम और आपने 15 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस इन क्वेश्चंस में पहली चीज़ तो ये है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? और अगर तो हम इस खौफ से उन कुछ-कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते कि जी इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ जो है इसमें ये है कि कोई कुछ भी सवाल गलत या सही नहीं है। इसमें आपका जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है बेसिकली वही काउंट होगा और ये हम आगे जाके बात करेंगे कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से हम इन क्वेश्चन को देख रहे होंगे और अ, किस तरह से हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और इस सेशन के एंड पे मैं आपके क्वेश्चंस भी ले रहा हूँगा, तो इट्स बेटर कि जब ये सेशन थोड़ा आगे बढ़ जाए, एंड पे पहुँचने वाला हो, तब आप अपने क्वेश्चंस को पुट करें ताकि हम तब इनको देख के तो आंसर कर पाएँ। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, कौन से की एस्पेक्ट्स हैं, जिनको जो है हमारे इस टेस्ट में मेज़र किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है। पहली चीज़ जो हमने जैसे पहले बात की कि पर्सनैलिटी आपकी असेस की जा रही होती है। अब आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट खसूसियात हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हैं। हम इंसान जो हैं वो मजमूआ होते हैं मुख्तलिफ खसूसियात का। अब उसमें कुछ पॉज़िटिव खसूसियात हैं, पॉज़िटिव ट्रेट्स हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान ना तो पूरा पॉज़िटिव हो सकता है और ना ही पूरा नेगेटिव हो सकता है। तो उसके लिए जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है, उसके जो कुछ पार्ट हैं, जो उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? कुछ डायमेंशंस हैं जिनको वो हम देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से अ, एम्पैथी आप में कितनी है, आप में वर्क एथिक्स कैसे हैं, आप चैलेंजेस को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितना करने की अहलियत रखते हैं बेसिकली। क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली यू आर इन ऑलरेडी इन अ चैलेंज कि आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करना है और उसमें आपने मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है सो दैट यू कैन गेट a certain seat in your desired college। तो उसकी बेस पे ऑब्वियसली फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आपकी आपकी जो रूटीन है, आपके जो डिसिप्लिन है, आपके वर्क एथिक्स हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं,
उसके साथ-साथ आपकी जो कॉग्निटिव स्टाइल है बेसिकली, उसको भी मेज़र किया जा रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट में। अब कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है? बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़े जो है चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देख रहे होते हैं, थोड़े मुबहम अंदाज़ में सोचते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं या आप जो है कुछ लोग हैं वो लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली दीज़ आर ऑल टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल्स कि जिसकी बेस पे हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जब वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में होगा, जब वो एक सर्टेन सिचुएशन में होगा, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा और आया कि हम उसकी नेचर में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, उनकी उसकी पर्सनैलिटी की जो पार्ट हैं चीज़ें, उसको हम कितना ग्रूम कर सकते हैं, कितना उन पे मेहनत करके आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, वो ये है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है और आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ कैसी है। तो इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं और आपकी जो एप्टीट्यूड है बेसिकली आपकी तबीयत का रुझान जो है वो आपकी चीज़ों को डिसाइड डिसाइड कर रहा होता है। जैसे अगर एक पर्सन है, अगर उसकी तबीयत में ही एम्पैथी है, दूसरों के लिए केयर है, उसकी नेचर में हम्बलनेस है, दूसरों को के बारे में जो है वो सिम्पैथी जो है वो रखता है, ऑलरेडी चीज़ें ये मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली उसका एप्टीट्यूड बेहतर है कि वो एक ऐसे शोबे में जाए, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ पर लोगों की केयर की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें लोगों को एम्पैथाइज़ करने की ज़रूरत है, उनकी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, उनके जूतों में पाँव डालकर देखने की ज़रूरत है कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये वाला जो एप्टीट्यूड है, अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट और यही चीज़ जो है ऑब्वियसली इस टेस्ट के थ्रू मेज़र करने की कोशिश की जा रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत दफ़ा वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशंस होंगी। बहुत दफ़ा आपका जो आगे स्टडीज़ हैं वो बहुत थोड़ी टफ भी होंगी, थोड़ी आपके लिए एग्ज़ॉस्टिंग भी होंगी। तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है? आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं? आपकी जो नर्व्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं? ये सारी चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपकी फ्यूचर लाइफ़ में और आपकी ओवरऑल ऑब्वियसली एलोकेशन में, सिलेक्शन में कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बेहतर आ सकते हैं इस टेस्ट में। क्योंकि हमें बेसिकली इन सारी चीज़ों में जो पॉज़िटिव पर्सनैलिटी के जो पार्ट्स हैं, उसको कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और इस टेस्ट में भी जब हम अपने जेन्युइन जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, उनकी तरफ जब हम जाएँगे तो ऑब्वियसली वो वी आर ऑल काइंड ऑफ पॉज़िटिव पीपल, तो चीज़ें ऑब्वियसली उस तरह की होंगी। तो इसका जो फ़ॉर्मेट है, वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते हैं, जिसमें एक बेस्ट ऑप्शन होता है हर क्वेश्चन का और आपने उस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कुछ गलत सही नहीं है, इसमें बेहतर आंसर्स हैं। यानी एक आंसर ये है, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर ये हो सकता है, इससे बेहतर ये हो सकता है। तो आपने अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको लगता है, उसको चूज़ करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं क्योंकि आपने इसको करना होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है? प्राइमरीली जो फ़ोकस्ड है इस टेस्ट का वो ये है कि आप सेल्फ अवेयर कितने हैं। आपको अपनी ज़ात के बारे में कितनी आगाही है, आप कितना बेहतर तौर पर अपने आप से आगाह हैं, कितना आप जानते हैं अपने आप को। कि आप के को अगर पूछा जाए एक पर्सनल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली उसका एक बेस्ट पॉसिबल आंसर जो उन ऑप्शंस में मौजूद है, आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, आप कैसे क्रैक करते हैं, तो उन आंसर्स को बेसिकली आपने जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, उनको करना है। अब इसमें कुछ हमारा जो कोर्स है जो कि साची के प्लेटफ़ॉर्म से है, आप अगर इसमें एनरोल करते हैं, तो उसमें आपको पहले तो लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा, अब उसमें उसकी तैयारी के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारे टॉपिक्स को जो कि साइकोलॉजी के प्योर साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ता है, उनकी थ्योरीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्वेश्चन्स डायरेक्ट थ्योरीज़ में से भी आ रहे होते हैं कि अच्छा ये इस थ्योरी के मुताबिक पर्सनैलिटी के जो 5 फैक्टर थ्योरी है, इसके मुताबिक पर्सनैलिटी के जो ये 2 पार्ट्स हैं, ये क्या क्या किरदार अदा करते हैं या आपके ख़्याल में इनमें से कौन-सा अच्छा है? तो इस तरह के आपसे बेसिकली पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन्स होंगे, तो वो उन थ्योरीज़ में से भी होंगे, ठीक है? उसमें फिर डिफरेंट हमने जो है वो लेक्चर्स इसके प्रिपेयर्ड हैं, यहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे, उनके नोट्स मिलेंगे, फिर उसके अलावा पूरे-पूरे एफएलपीज़ जो हैं, वो आपको मिल रहे होंगे। जैसे कि अगर हम ये देखें
तो एक टेस्ट है, एक बेसिकली हमारा जो लेक्चर है पहला कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी काम कैसे करती है, साइकोलॉजी का वर्ड कहाँ से आया, साइकोलॉजी बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके आपको इस सब्जेक्ट की बहुत बेसिक से लेके और बहुत एडवांस तो नहीं, लेकिन जितनी आपके लिए ज़रूरी है, उतनी नो हाउ, उतनी चीज़ें हम आपको इसमें कवर कर रहे होते हैं। और इसमें अगर हम आगे देखें तो साइकोलॉजी की अप्रोचेस क्या हैं, बायोलॉजिकल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, फिर कॉग्निटिव अप्रोच है, फिर इसमें साइकोडायनामिक अप्रोच है। फिर ये बेसिकली साइकोलॉजी की थेरीज हैं, ये साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी बुनियाद पर हम फिर जो फर्दर जब क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो फिर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा इस चीज़ का ये बेस्ट ऑप्शन है, या इस क्वेश्चन के लिए इस थ्योरी के मुताबिक या इस पर्सन के मुताबिक, जैसे एक फेमस नाम है जैसे साइकोडायनामिक अप्रोच में फ्रॉइड का। तो फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्कस कर रही होती हैं, आपकी डेवलपमेंट को डिस्कस कर रही होती हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी जो इन्नेट एबिलिटीज़ हैं जो आपकी बायोलॉजिकली जेनेटिकली आ रही होती हैं, तो इन सब चीज़ों पे बायोलॉजिकल जो है अप्रोच वो बहस कर रही होती है। तो ये चीज़ें जिन पे हम आगे जाके डिस्कशन कर रहे होंगे इस इन लेक्चर्स में, तो ये यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो है इसके मतलब अगर इस तरह नेक्स्ट लेक्चर को अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मोटिवेशन एंड जो आपका लर्निंग है, मोटिवेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम इसके बारे में लर्निंग कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि किस तरह से मोटिवेशन काम कर रही होती है, मोटिव्स होते क्या हैं, फिर थेरीज़ क्या हैं मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। तो आपके जो बेसिकली क्वेश्चन्स हैं वो चूँकि उनका प्राइमरीली फ़ोकस जो है, वो आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे है, और सेल्फ अवेयरनेस जो है, वो आपको बताएगी कि आपने किस तरह से उन क्वेश्चन्स को जो है वो प्रिपेयर करना है, किस तरह से उन क्वेश्चन्स को जो है वो आपने अलाइन करना है, और किस तरह से बेस्ट जो पॉसिबल ऑप्शन है, वो कैसे चूज़ करना है। ठीक है? इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे कि पर्सनैलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं, उन डिसऑर्डर्स के नाम क्या होते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो हैं, वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो कि साइकोलॉजी का है, जैसे हम DSM-5 चूँकि अभी चल रहा है, तो उसके मुताबिक हम कैसे क्लासिफ़ाई करते हैं, ठीक है? तो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी क्या होता है? तो बेसिकली आपको साइकोलॉजी की जो बेसिक्स हैं, उनकी एक दफ़ा नो हाउ होगी, तो आप जो है उसका बेहतर तौर पर उनके आंसर्स कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपकी मेमोरी के बारे में, आपकी लर्निंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस और आपकी सेंसेशन एंड परसेप्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ फुल लेंथ पेपर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए भी काम कर रहे होंगे, और वो प्रैक्टिस आप इनके थ्रू करेंगे तो आप जब देखेंगे कि जब आपने ये वाले कोई 8-10 एफएलपीज़ कर लिए होंगे, तो आप जब पेपर में बैठेंगे तो यू विल बी प्लीज़्ड टू नो कि वो आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे उन्हीं लेक्चर्स और उन्हीं जो आपकी प्रैक्टिस है उसी के अराउंड हैं। तो ये जो आपका साइकोलॉजी का है आपका पैकेट, वो एक फुल फ्लेज आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए इनफ है, और इसके अलावा आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है, आर यू लाइक टू एन्जॉय योर लाइफ? अच्छा, अब यहाँ पर जो है, जो पर्सन, जो बंदा ये अपनी पर्सनैलिटी में अपनी चीज़ों को जानता है, ठीक है? तो वो इसका बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है। ये बेसिकली पर्सनैलिटी को मेज़र करने वाला एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम ये देखते हैं कि पर्सन चाहे वो इंट्रोवर्ट है, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट है, वो वो अपनी लाइफ़ को किसी न किसी तरीके से तो एन्जॉय करता ही होगा। या बहुत दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जो जिनकी पर्सनैलिटी में जिस तरह से हमने पीछे देखा था कि कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं इंडिविजुअल्स में। तो वो
चूँकि उन चीज़ों को उस तरह से एन्जॉय नहीं कर पा रहे होते, तो ऑब्वियसली वो बाकी भी जो वॉक्स ऑफ लाइफ़ हैं, उनमें भी उतने ही डिस्टर्ब होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये बेसिकली आपने अपने ही उसके मुताबिक उसका आंसर देना है कि किस तरह से आप अपने लाइफ़ के बारे में देखते हैं कि क्या आप लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, नहीं करते? तो इसमें ये आप जो है बेस्ट ऑप्शन जो है, वो आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से दे सकते हैं। कि आप आर यू लाइक टू एन्जॉय योर लाइफ, तो उसमें नॉट पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, टू सम एक्सटेंट, नो, येस। तो ऑब्वियसली इसका बेस्ट जो सूटेबल, पॉसिबल और बेहतर आंसर जो है, वो ये है कि येस आई डू एन्जॉय माई लाइफ। ठीक है? फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी पर्सनल राय के बारे में होंगे, पर्सनल ओपिनियन के बारे में होंगे। क्योंकि आपकी ओपिनियन आपकी पर्सनैलिटी का दरवाज़ा है, आपकी नर्चरेंस का, आपके एनवायरनमेंट का पता देती है कि आपकी ओपिनियन किस तरह से बिल्ड हो रही है, उसमें आपके आपके इल्म का, आपके एनवायरनमेंट का, आपकी चीज़ों का बहुत हाथ है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर है कि आर यू लाइक टू ब्लेम अदर्स? तो अब ये उस तरह के ही क्वेश्चंस हैं जैसे कि आप आपके टेस्ट में पूछे जाएँगे। और ये स्टैंडर्डाइज्ड जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, वहाँ से भी लिए जा सकते हैं और जनरल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी इसको डिवाइस कर। तो अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, आर यू लाइक टू ब्लेम अदर्स? तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी के उन पार्ट्स को ज़ाहिर करेगा कि क्या आप जो है अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं या नहीं लेते? या आपके ज़िम्मे जो काम है, क्या या आप जो काम कर रहे हैं, आप उसको कितना ऑन करते हैं? तो अगर आपको आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं लोगों को, या बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं कि शायद मैं तो, मेरे पास तो किसी अच्छे जो है वो टीचर की एक्सेस नहीं थी, शायद मैं एमटीकैट की तैयारी इस वजह से अच्छी नहीं कर पाया, या मेरे जो एफएससी में मार्क्स इस वजह से कम है कि मेरी तो अकेडमी में तैयारी ही नहीं कराई जा रही थी, या मेरे मेरे तो मुझे तो इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं मिला, या मेरे पास तो रिसोर्सेज ही कम थे। अगर मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो शायद मैं कर लेता। लेकिन आपने देखा कि जो करने वाले हैं, वो कम रिसोर्सेज में भी चीज़ें कर लेते हैं, उसका कोई वे आउट निकालते हैं, चीज़ों को पे वर्क करते हैं। तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी की जो टाइप है, आपका कॉग्निटिव स्टाइल है कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, वो इसमें बेसिकली डिपिक्ट होता है। कुछ आगे क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर है कि डू यू लाइक टू विज़िट योर फ्रेंड्स? अब इसमें ये बात बड़ी जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि जो पूछने वाला है, जो एग्ज़ामिनर है, वो आपकी पर्सनैलिटी के जो एक्स्ट्रा वर्ज़न है, जो उसको देखना चाह रहा है। यानी आप कितने एक्स्ट्रोवर्ट हैं, कितने सोशल हैं, कितने ओपन हैं, ठीक है? आप कितना सोशलाइज़ करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदा सोशलाइज़ कर रहा है, जो बंदा ओपन है, जो बंदा लोगों से मिल-जुल रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर टीम बिल्ड कर पाता है, वो ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस निकाल पाता है। क्योंकि हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं ना, हम सोशल एनिमल्स हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। तो अगर एक पर्सन यहाँ से कहे कि मुझे मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, या मुझे दोस्तों की तरफ जाना पसंद ही नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नहीं है इस टेस्ट के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपको सोशल होना है, आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, आपको ओपन होना है, तभी आप लोगों की तरफ केयरिंग हो पाएँगे, नॉन जजमेंटल हो पाएँगे, लोगों को एक्सेप्ट कर पाएँगे, बर्दाश्त कर पाएँगे। तो जो है तभी हम कर पाएँगे जब हम जो है वो सोशल हों, एक्सट्रोवर्ट हों और लोगों से मेल-जोल हमारा ठीक रहे। फिर कुछ आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें ये क्वेश्चन कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही जीनियस माइंड हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंस में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्कर्स नहीं, ठीक है? वो शॉर्टकट्स ढूँढ रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बहुत, वो शायद उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन अपनी हार्ड वर्क की बुनियाद पर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन-सा सही है बताइए? टू सम एक्सटेंट दोनों ही सही हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। कुछ जगहों पर हमें ये ज़रूरत होती है कि हम अपने जो काम कर रहे हैं, उन उसके लिए बेस्ट जो शॉर्टकट पॉसिबल वे है वो निकालें, ताकि टाइम की बचत हो, रिसोर्सेज़ की बचत हो, हम क्रिएटिव हों, हम अपनी इंटेलिजेंस का भरपूरा इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, जहाँ पर अगर हम शॉर्टकट्स ढूँढेंगे, तो नुकसान हो जाएगा। जहाँ पर हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर एमडी कैट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है।
आप कुछ चीज़ों के निमोनिक्स बना रहे हैं, कुछ आपको बड़ी-बड़ी जो नाम है वो याद नहीं हो पा रहे, आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, आपको उनके लिए कुछ शॉर्टकट्स ढूँढने ही ढूँढने हैं। लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। उन शॉर्टकट्स को बनाने के लिए भी तो हार्ड वर्क चाहिए। तो उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले बेसिक्स उनकी अंडरस्टैंड होंगी, समझ होंगी, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जब, तो फिर शॉर्टकट बनाना भी आसान होगा। तो दोनों चीज़ें ही रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? तो shortcuts can be negative, shortcuts can be positive, hard work can be negative, hard work can be positive। कि जैसे आपको एक अभी जो है वो कल आपका टेस्ट है और आप कहीं जीके में हैं, तो अब जो है जो मेरा बायोलॉजिकल जो साइंसेस है या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है या ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो मैं अब उसको बजाय इसके कि उसका कोई शॉर्टकट बनाऊँ, मैं अब उसकी बेसिस को समझना शुरू करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अच्छा ब्रेन के वो जो सेल्स हैं वो बनाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह से नर्वस सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, क्या उनका जो उनकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे है, वो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उनकी बेस पे होने वाले जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, उनकी बेसिस पे होने वाले जो हायर ऑर्डर फंक्शनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे। लेकिन क्या अब वो टाइम है कि मैं अभी हार्ड वर्क करना शुरू कर दूँ? मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है भाई। मेरे में और ये समझदारी नहीं है कि मैं इम्तिहान की रात बैठ के लंबी-लंबी किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ। लंबी किताबें पढ़ने का टाइम पहले है, इम्तिहान की रात तो सिर्फ़ रिवीजन का टाइम है। तो वहाँ पर शॉर्टकट्स चाहिए। तो टू सम एक्सटेंट इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है? तो इस तरह से आपने चीज़ों को जज करते हुए, चीज़ों को मेज़र करते हुए, प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए, ये देखते हुए कि अभी रिक्वायर क्या है, अभी डिमांड क्या है, अभी हम जो है इसका सबसे बेहतरीन जवाब अभी क्या दे सकते हैं, वो आपने चूज़ करना है। फिर आगे देखते हैं कि ये बेसिकली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है एक, ठीक है? तो अब उसमें डू यू थिंक हेल्दी बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माइंड? अब इसमें जो है वो नॉट पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली, टू सम एक्सटेंट, येस, नो। अब अगर हम देखें तो इसमें जो एक ऑप्शन येस है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है? टू सम एक्सटेंट भी किसी हद तक ठीक है कि टू सम एक्सटेंट हम ये समझते हैं कि हेल्दी बॉडी जो है वो हेल्दी माइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि ख़ुसूसी तौर पर पार्टिकुलरली ज़रूरी है ये कि हम ये सोचें, हम ये समझें और हम ये जानें कि हेल्थी बॉडी माइंड के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, तो हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। अगर हमारा माइंड हेल्दी नहीं होगा, तो बहुत दफ़ा हमारी बॉडी भी उसके इम्पैक्ट का शिकार हो जाएगी, ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा जब हम एंग्ज़ियस होते हैं, तो हमारे पेट में बल पड़ते हैं, कुछ लोगों के हाथ-पाँव नम हो जाते हैं, कुछ लोगों की गर्दन के पीछे दर्द होने लग जाती है, पट्टे खींच जाते हैं। तो बेसिकली आपके माइंड का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट है और आपकी बॉडी का आपके माइंड पे इम्पैक्ट है। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली आपको बुरे-बुरे ख्वाब भी आएँगे, आपको सोचें भी अजीब-अजीब आएँगी। लेकिन अगर आपका स्टमक ठीक है, तो आपकी जो माइंड है, वो हेल्दी है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, दैट इज़ पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली वी थिंक हेल्दी बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी माइंड। कुछ क्वेश्चंस आगे हैं, वो देखते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ठीक है, कि डू यू हैव सिक्स्थ सेंसेशन? अब इसका हमारे पास कोई साइंटिफिक लॉजिकल प्रूफ नहीं है कि सिक्स्थ सेंस होती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट करते हैं कि वो सिक्स्थ सेंस को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पहले ही हमें पता चल जाती हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमें किस तरह से सिक्स्थ सेंस काम किस तरह से कर रही होती है? सिक्स्थ सेंस जो है हमारी बेसिकली हमारा माइंड जो है वो अनकॉन्शियसली चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा होता है, एनालाइज़ कर रहा होता है। हमारा जो अनकॉन्शियस एनालिसिस है, जैसे हम हर रोज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करते हैं। हम बहुत सारी जैसे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन कभी-कभार ये होता है कि आपको अचानक से एक चीज़ क्लिक कर जाती है। आप भूले हुए होते हैं, लेकिन वो एकदम से ज़हन में आती है कि हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था यार कि इसका इसका ये आंसर सही लग रहा है मुझे, इसका ये आंसर ठीक है। तो जब हम इस तरह से अचानक से कुछ हमें
इनसाइट आती है, हमें कोई अचानक से रेवलेशन होती है, हमें पता चलता है कि अच्छा यार, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आंसर आया इसका, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि इसका आंसर ये है। तो वो बेसिकली हमारे माइंड में कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेज़ेंट होती है, लेकिन हम उससे अवेयर नहीं होते। तो जो हमारी हम उससे अनकॉन्शियस होते हैं, हम उससे अवेयर नहीं होते, तो जब हम उससे अवेयर हो जाते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमारी जो सेंसेशन है, वो हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ सिक्स्थ सेंस। तो अब हम इसको कहें कि मेरे पास हम क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात का कि कोई सिक्स्थ सेंस भी होती है, तो हम ये कहें कि अच्छा नहीं, सिक्स्थ सेंस तो चूँकि होती नहीं है, तो मैं इसका कहूँ कि नो, नो, नो इसका जो है आंसर है। या फिर हम पूरे यकीन से कहें कि हाँ, मेरे पास सिक्स्थ सेंस ही है, तो ये दोनों आंसर सही नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो सूटेबल आंसर है, वो यही है कि टू सम एक्सटेंट आई थिंक कि मेरे पास सिक्स्थ सेंस है, क्योंकि कभी-कभार मुझे ये फ़ील होता है कि मुझे चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। कभी-कभार ये होता है कि मुझे आउट ऑफ द नोवेयर चीज़ें गट फीलिंग आ रही होती है, ठीक है? तो वो जो गट फीलिंग है बेसिकली वो हमारी सिक्स्थ सेंस हम कह सकते हैं उसको, बट चूँकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो टू सम एक्सटेंट का जो ऑप्शन है दैट इज़ बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर दैट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है कि डू यू लाइक स्विमिंग? तो अब इसका जो हम अगर देखें तो ये पर्टिकुलरली हमारी जो एक्टिविटी फिजिकल जो हमारी चीज़ें हैं उसको वो देखना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली हमने जैसे पहले बात की कि हमारा जब हेल्दी बॉडी है तो ही हेल्दी माइंड होगा, ठीक है? पॉजिटिविटी जो है वो जुड़ी हुई है हमारी हेल्थ के साथ, और हेल्थ जो है वो एक्सरसाइज के थ्रू आती है, और एक्सरसाइज करना जो है वो बेहतर है। तो हम जो है वो चीज़ें उस तरह से जो है वो इस ये इसका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो यही है कि हमें स्विमिंग पसंद है, या पर समहाउ हम स्विमिंग को पसंद करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ठीक है, कि हमें जो है हम चूंकि पर्टिकुलर जैसे हमने बात की पहले भी कि ये टेस्ट जो है वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट है कि हमें अपने बारे में कितनी आगाही है, हमें अपनी नफ्सियात के बारे में कितनी आगाही है, हमें जनरल हेल्थ के बारे में कितनी आगाही है। तो सेल्फ केयर जो है बेसिकली उस अपनी सेल्फ अवेयरनेस का एक बड़ा पार्ट है कि हम कितनी सेल्फ केयर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डू यू लाइक टू ईट ड्राई फ्रूट्स इन विंटर, ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि आपकी पसंद नापसंद नहीं पूछी जा रही। बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि चूँकि नट्स में हम उनको समझते हैं कि वो हेल्दी फूड हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हेल्दी ऑयल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि हम कितना ज़रूरी समझते हैं अपनी हेल्थ को, कितना ज़रूरी समझते हैं सेल्फ केयर को, तो इसलिए भी इसका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो पर्टिकुलरली हो सकता है। हाँ, अगर किसी को एलर्जी है तो टू सम एक्सटेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने कोई उसका इशारा नहीं दिया कि कोई एलर्जी या कोई और इस तरह की चीज़। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है कि डू यू लाइक टूरिज्म? तो अगर हम टूरिज्म को पसंद करते हैं तो घूमना-फिरना, सोशल होना, ऑब्वियसली अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सट्रोवर्जन। तो एक्सट्रोवर्ट होना एक हेल्दी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं कि हाँ, जो है हमें टूरिज्म पसंद है। अगर हम कहें कि पार्टिकुलरली पसंद है, तो फिर ये जो है वो चूँकि हमारी पर्सनैलिटी में फिर ये है कि इसको ठहराव नहीं है, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने का शौकीन है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन में जो है उसकी तबीयत में ठहराव कम है और ये रुकता कम है एक जगह, तो हम चूँकि वो भी नहीं चाहते, तो हम इसका इसीलिए पार्टिकुलर नहीं कहेंगे, टू सम एक्सटेंट भी नहीं कहेंगे, हम इसका एक न्यूट्रल आंसर देंगे कि येस, आई लाइक टूरिज्म। क्योंकि वो एक सेहतमंद बात यही है कि वो सबको पसंद होती है और सबको पसंद होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हम जब इन क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, तो हमें ये समझ आ रही होती है कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, किस तरह से वो हमारी पर्सनैलिटी को जज करना चाह रहे हैं, पर्सनैलिटी के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, जिनको वो देख रहे हैं और हमें उसको जो है वो फिर अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर करना है। ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चंस जो हैं, वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं चैट में, मैं उनके आंसर्स करना शुरू करता हूँ।
तो बेटा क्वेश्चन है कि कैंट वी चूज येस और नो ओवर पर्टिकुलरली एंड नॉट पर्टिकुलरली। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। जैसे यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि आपको जो है वो मतलब यहाँ पर ये देखें आर यू ह्यूमन बीइंग। तो इस पर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपने उसमें येस और नो कहना है या आपने उसके उसमें पर्टिकुलरली नॉट पर्टिकुलरली कहना है। तो जैसे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली हम उसके ट्रेड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो जो इंसानों को इंसान बनाती हैं, क्या वो हम देखते हैं अपने अंदर हैं या नहीं है। तो उसकी बेस पे हम जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो हम फिर चूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे ने पूछा है कि क्या हमने एक्सट्रोवर्ट होकर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। नहीं, आपने एक्सट्रोवर्ट होकर नहीं करना। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के को देखना है और फिर उसको एनालाइज करना है कि इसका अगर मैं देखूं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है, तो उसको चूज करना है। और उसको चूज करने के लिए आपने अपनी गट फीलिंग पे रिलाई करना है। आपने आपको आपको चूंकि वहां पर क्वेश्चन अनफोर्सीन होंगे, आपने पहले नहीं देखे हुए होंगे, तो वहां पर आप कभी भी ये नहीं जज कर पाएंगे कि आप एक्सट्रोवर्ट होके आंसर करेंगे तो वो सही है या इंट्रोवर्ट होके आंसर करेंगे तो सही है। आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप को देखना है। देखें, एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन आपकी वैल्यूज पे असरअंदाज नहीं होती। यानी आप अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो उस सवाल का जो जवाब है तो आप एक्सट्रोवर्ट होके भी देंगे तो वो सही होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप उस सवाल का लॉजिक की बेस पे इंट्रोवर्ट होके जवाब देंगे तो भी वो सही है। जैसे ये अगर हम देखें आर यू अ ह्यूमन बीइंग वाले क्वेश्चन में, अगर हम देखें कि क्या आप एक्सट्रोवर्ट होंगे या इंट्रोवर्ट होंगे, आप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई वो उसमें नहीं हो सकता। बेटे ये जो एफएलपीज हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एफएलपीज जो हैं ये नम्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए हमने डिवाइस किए हैं आपके लिए कुछ टेस्ट, जिनको करने के बाद आपकी प्रेपरेशन जो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगी। पार्टिकुलरली और यस में क्या डिफरेंस है, एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है। बेटे पार्टिकुलरली होता है कि मैं खसूसी तौर पर यही चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मुझे नट्स पसंद हैं, तो मैं उनसे कहूँ कि यस पार्टिकुलरली आई लाइक नट्स। ठीक है। या मैं कहूँ कि मुझे ज़रूर ज़रूर ही वो पसंद है। ठीक है, तो उसमें शिद्दत है, एक एक्सट्रीमिज्म है पार्टिकुलरली में कि यही इसकी बेस्ट बात है और यही होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या इंसानों को नेक और रहमदिल होना चाहिए, तो हम इसका कहें कि हाँ होना चाहिए या हम कहें कि ज़रूर होना चाहिए। तो इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो पार्टिकुलर ही होगा कि इंसानों को नेक और रहमदिल ही होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ अगर हम कहें कि हाँ उनको होना चाहिए, इट मीन्स कि वो ना भी हो तो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उनको रहमदिल और नेक होना ही चाहिए। ठीक है। जी बेटा, एफएलपीज ये आपके एलएमएस पे ऑलरेडी हैं। जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो ये आपको आपकी उसमें मिल भी जाएंगे। और उसमें आपको पहले उसके लेक्चर्स भी मिलेंगे, फिर एफएलपीज भी मिलेंगे। और उसके अलावा अगर जो है हम देखेंगे आगे, अगर लाइव क्लासेस की कोई कोई बहुत ज़्यादा क्वेरीज हुई तो ऑब्वियसली हम लाइव क्लासेस भी इसकी कर रहे होंगे। तो बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है कि न्यूट्रल का क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली हम हमने जैसे एक असूल बनाया है कि हम क्वेश्चन को देखेंगे, कि क्वेश्चन ये डिसाइड करेगा कि हमने न्यूट्रल रहना है, हमने पर्टिकुलर पे जाना है, हमने जो है वो यस या नो पे जाना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर नो भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको टू सम एक्सटेंट पे भी ले जाने पड़ सकते हैं। तो वो इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन के आपने क्या चूज करना है और यही एनालिसिस आपने करना है। और ये चीज़ चूज करने में आपकी क्या चीज़ हेल्प आउट करेगी, वो लेक्चर्स जो हमने साइकोलॉजिकल थेरीज पे, साइकोलॉजी के टॉपिक्स पे, जिनमें से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको आपके जो नम्स का एमडीकैट का जो सिलेबस है उसमें जो रिकमेंड किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर थॉरली स्टडी किया है और करेंगे उस पूरे कोर्स में।
ठीक है? तो वो जब आप स्टडी कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे कुछ बेसिस मैंने आज आपको गिनवाए हैं कि जैसे क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो बताएगा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है तो वो आपको समझ आएगी कि मैंने क्या आंसर इसका देना है। और क्वेश्चन की जो नेचर है, क्वेश्चन की टाइप है, दैट विल बी डिसाइसिव ऑफ द आंसर कि क्या आंसर हमने देना है और क्या नहीं देना। ठीक है बेटे, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन इस तरह के नहीं हैं। और बाकी एनरोलमेंट के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कोऑर्डिनेटर से को मैसेज करके उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।